बाप की जायदाद में एक लड़के के लिए दो लड़कियों के बराबर हिस्सा होता है। कलाला क्या होता है? कलाला से मुराद ऐसे मर्द या औरतें जिनकी जायदाद का कोई वारिस ना हो। अगर बेटा रंडवा है और उसकी कोई औलाद नहीं है तो उसकी जायदाद उसके वालिदैन में तकसीम होगी। अगर बेटा फौत हो जाए और पीछे उसकी औलाद हो तो उसकी जायदाद का छठा हिस्सा उसके वालिदैन का है। अगर बेटी बेवा हो और उसकी कोई औलाद ना हो तो उसकी जायदाद उसके वालिदैन में तकसीम हो जाएगी। पहले शौहर में से अगर कोई औलाद है वो भी माँ की जायदाद में बराबर के हिस्सेदार होंगे। बेटे की जायदाद में वालिदैन का कितना हिस्सा होता है? पाकिस्तान में विरासत के जो कानून है वो शरई लिहाज से बनाए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। इनहेरिटेंस लॉ या विरासत का कानून मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन टॉपिक इन पाकिस्तान। इनहेरिटेंस या विरासत के हवाले से आपके तमाम तर सवालों के जवाबात पर ये वीडियो मुश्तमिल होने वाली है। सबसे पहले गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, इंसान जब इस दुनिया में कदम रखता है, खास तौर पर मर्द, तो उसकी कोशिश होती है कि वो अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए इस दुनिया में कुछ ना कुछ पैसा बनाए, प्रॉपर्टी बनाए, जायदाद बनाए। कुछ तो उसको अपने वालिदैन से विरासत में मिलता है और कुछ वो खुद अपने बच्चों के लिए और अपने खानदान के लिए बनाता है। लेकिन ये दुनिया का दस्तूर है कि जब इंसान यहाँ से जाता है तो खाली हाथ जाता है और पीछे रहने वाले उसकी जायदाद को फिर बांटते हैं, तकसीम करते हैं, अपने अपने हिस्से ले उठते हैं। हमारे मुल्क में अक्सर देखा गया है कि जाने वाले के बाद जो बाकी वारिसान हैं वो खास तौर पर जायदाद के हवाले से बहुत लड़ते और झगड़ते हैं। बहुत सारे सवालात उनके माइंड में जन्म लेते हैं, उनके दिमागों में होते हैं कि ये जो विरासत है या जो उनका तरीका है या जो उनकी जायदाद है वो आखिर हम किस तरह तकसीम करेंगे और उसके हिस्से किस तरह होंगे, किस किस को कितना कितना हिस्सा आएगा। विरासत के तमाम तर कवानीन जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान में विरासत के जो कानून है वो शरई लिहाज से बनाए गए हैं। कुरान पाक में भी सूरत निसा की आयत नंबर 11 और 12 में विरासत की तकसीम का मुकम्मल और जामे तरीकाकार बताया गया है। विरासत का टॉपिक क्योंकि लंबा है इसलिए मैंने आप तक जामे और मुख्तसर मालूमात पहुंचाने के लिए विरासत के पार्ट्स बनाए हैं। सबसे पहले, मरने वाले के बाद जो उसकी जायदाद है वो हकदारों में मुतवफ़ी पर यानी कि फौत हो जाने वाले पर वाजिब उल अदा कर्ज, जो उसने कर्ज देना है उस दुनिया में, उसको अदा करने के बाद जो हकदारान है उनमें बराबर तकसीम होगी। अगर साहिब जायदाद खुद अपनी जायदाद तकसीम करता है यानी कि अपने जीते जी जायदाद को तकसीम करता है तो उस पर वाजिब है कि वो सबसे पहले अपने कर्ज अदा करे, उसके बाद जो उसकी बकिया जायदाद है वो तकसीम के वक्त अपने रिश्तेदारों और यतीमों और मस्कीनों में भी कोशिश करे कि कुछ हिस्सा उनको भी दे। अगर साहिब जायदाद फौत हो जाता है और उसने कोई वसीयत नहीं की होती और ना ही उसने अपने जीते जी जायदाद को तकसीम किया है तो उसके फौत होने के बाद वारसान पर वाजिब है कि मुतवफ़ी पर वाजिब उल अदा कर्ज देने के बाद जायदाद सिर्फ हकदारों में ही तकसीम करे। अब मैं आपको बताता हूँ जायदाद की तकसीम में जो जायज हकदारान होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। साहिब जायदाद अगर मर्द हो या औरत, उनकी जायदाद में जो हकदारान हैं वो औलाद, बीवी, वालिदैन और शोहर होते हैं। अगर साहिब जायदाद के वालिदैन नहीं है तो जायदाद सिर्फ अहले खाना में ही तकसीम होगी। और इसी तरह अगर साहिब जायदाद कलाला हो और उसके सगे बहन भाई भी ना हो तो उसकी जायदाद का कुछ हिस्सा सुतेले बहन भाइयों को जाएगा और बाकी नजदीकी रिश्तेदारों को जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि शोहर की जायदाद में बीवी या बीवियों का हिस्सा कितना होता है। शोहर की जायदाद में बीवी का जो हिस्सा होता है वो 8वां यानी कि 1/8 या फिर चौथाई यानी कि 1/4 हो सकता है। अगर एक से ज्यादा बीवियां हों तो वही हिस्सा उनमें बराबर तकसीम होगा। अगर शौहर की औलाद है तो जायदाद का 8वां हिस्सा उसकी बीवी को जाएगा और 2/3 हिस्सा यानी कि 2/3 हिस्सा लड़कियों का होगा। बीवी के लिए 8वां हिस्सा और जायदाद का छठा हिस्सा शौहर के वालिदैन का होगा। अगर शौहर की औलाद में से सिर्फ एक ही लड़की हो तो जायदाद का निस्फ यानी कि आधा हिस्सा उस एक लड़की का है। और इसी तरह बीवी के लिए जायदाद का 8वां हिस्सा है और छठा हिस्सा शौहर के वालिदैन के लिए है। इसी तरह अगर शौहर की कोई औलाद ना हो तो बीवी के लिए जायदाद का चौथाई यानी कि 1/4 हिस्सा होगा और जो बाकी जायदाद है वो शौहर के वालिदैन के लिए होगी। अगर कोई बीवी शौहर की जायदाद की तकसीम से पहले फौत हो जाती है तो फिर शौहर की जायदाद में से उसका कोई हिस्सा नहीं निकलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बीवी की जायदाद में शौहर का कितना हिस्सा होता है। बीवी की जायदाद में शौहर का निस्फ या चौथाई हिस्सा होता है। अगर बीवी की औलाद नहीं है तो शौहर के लिए जायदाद का चौथाई हिस्सा है और छठा हिस्सा बीवी के वालिदैन के लिए है। अगर बीवी की औलाद नहीं है तो शौहर के लिए जायदाद का निस्फ हिस्सा है और निस्फ हिस्सा बीवी के वालिदैन के लिए है। और इसी तरह अगर बीवी की औलाद है तो शौहर के लिए जायदाद का चौथाई हिस्सा है और छठा हिस्सा बीवी के माँ बाप और बकिया हिस्सा बच्चों का होता है। अगर बीवी की औलाद में सिर्फ लड़कियां ही हो, 2 या ज्यादा, तो जायदाद का 2/3 हिस्सा लड़कियों का होगा और शौहर के लिए चौथाई हिस्सा है और बाकी हिस्सा जो है वो बीवी के माँ बाप का है। इसी तरह अगर बीवी की औलाद में से सिर्फ एक लड़की हो तो जायदाद का निस्फ हिस्सा उस एक लड़की का होता है। शौहर के लिए जायदाद का चौथाई हिस्सा होगा और बकिया जो हिस्सा है वो बीवी के वालिदैन के लिए होगा। अगर शौहर बीवी के वालिदैन की तरफ से जायदाद मिलने से पहले फौत हो जाता है तो बीवी की जायदाद
जायदाद में से शौहर का कोई हिस्सा नहीं निकलेगा। इसी तरह अगर बीवी अपने वालिदैन की जायदाद तकसीम होने से पहले फौत हो जाती है और पीछे उसके बच्चे हैं तो वालिदैन की जायदाद में से उसका हिस्सा जरूर निकलेगा और उसमें शौहर का हिस्सा चौथाई होगा और बकिया जो हिस्सा होगा वो बीवी के बच्चों का होगा। और इसी तरह अगर बीवी अपने वालिदैन की जायदाद तकसीम होने से पहले फौत हो जाती है और उसकी कोई औलाद नहीं है तो फिर उसके शौहर को बीवी के वालिदैन की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा। अब आते हैं बाप की जायदाद में से औलाद का हिस्सा कितना है। बाप की जायदाद में एक लड़के के लिए दो लड़कियों के बराबर हिस्सा होता है। बाप की जायदाद में पहले बाप के वालिदैन यानी कि दादा दादी का छठा हिस्सा है और बाप की बेवा यानी कि माँ का आठवां हिस्सा निकालने के बाद बकिया जायदाद औलाद में तकसीम होगी। अगर औलाद में सिर्फ लड़कियां हों, दो या दो से ज्यादा, तो जायदाद का 2/3 हिस्सा लड़कियों का होगा, आठवां हिस्सा बेवा माँ का होगा और बकिया छठा हिस्सा बाप के वालिदैन का होगा। अगर औलाद में सिर्फ एक ही लड़की हो तो उसके लिए जायदाद का निस्फ हिस्सा मुकर्रर है, आठवां हिस्सा बेवा माँ का निकलेगा और बकिया छठा हिस्सा बाप के वालिदैन का निकलेगा। अगर बाप के वालिदैन यानी कि दादा या दादी जायदाद की तकसीम के वक्त जिंदा ना हो तो उनका कोई हिस्सा नहीं निकाला जाएगा। अगर कोई भाई बाप की जायदाद की तकसीम से पहले फौत हो जाए और पीछे उसकी बेवा और बच्चे हों तो भाई का हिस्सा मुकम्मल तरीके से निकाला जाएगा। इसी तरह अगर कोई बहन बाप की जायदाद की तकसीम से पहले फौत हो जाती है और पीछे उसके शौहर और बच्चे हों तो बीवी के शौहर और बच्चों को उसका हिस्सा जरूर मिलेगा, लेकिन अगर बच्चे ना हो तो उसके शौहर को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अब आते हैं माँ की जायदाद में औलाद का कितना हिस्सा होता है। माँ की जायदाद में भी एक लड़के के लिए दो लड़कियों के बराबर हिस्सा होता है। जायदाद माँ के वालिदैन यानी कि नाना नानी का हिस्सा निकालने के बाद औलाद में तकसीम होती है। अगर औलाद में सिर्फ लड़कियां हों, दो या दो से ज्यादा, तो जायदाद का 2/3 हिस्सा लड़कियों का है, बाप के लिए चौथाई हिस्सा और बाकी हिस्सा माँ के वालिदैन के लिए मुकर्रर है। इसी तरह अगर औलाद में सिर्फ एक लड़की हो तो जायदाद का निस्फ हिस्सा उस एक लड़की का है, बाप के लिए जायदाद का चौथाई हिस्सा है और माँ के वालिदैन का छठा हिस्सा है। अगर माँ के वालिदैन जायदाद की तकसीम के वक्त जिंदा ना हो तो उनका कोई हिस्सा नहीं निकाला जाएगा। और इसी तरह अगर बाप भी जिंदा नहीं है तो बाप का भी कोई हिस्सा नहीं निकाला जाएगा, यानी कि उस माँ की पूरी जायदाद बच्चों में तकसीम होगी। अगर माँ की दो या ज्यादा शादियां हो तो उसके पहले शौहर में से अगर कोई औलाद है वो भी माँ की जायदाद में बराबर के हिस्सेदार होंगे। अब आते हैं कि बेटे की जायदाद में वालिदैन का कितना हिस्सा होता है। अगर बेटा फौत हो जाए और पीछे उसकी औलाद हो तो उसकी जायदाद का छठा हिस्सा उसके वालिदैन का है। अगर वालिदैन में सिर्फ माँ हो तो छठा हिस्सा उसकी माँ को मिलेगा और अगर सिर्फ बाप हो तो छठा हिस्सा उसके बाप को मिलेगा और अगर दोनों हयात हों तो जायदाद का छठा हिस्सा दोनों में बराबर तकसीम हो जाएगा। अगर बेटे की औलाद नहीं है और उसके पीछे उसकी बेवा है और बेवा ने जायदाद की तकसीम तक दूसरी शादी नहीं की तो उसकी जायदाद का चौथाई हिस्सा बीवी को मिलेगा, हिस्सा बाप की औलाद को जाएगा और बाकी जायदाद बेटे के वालिदैन की होगी। अगर बेटे की औलाद में फकत लड़कियां हों, दो या दो से ज्यादा, जायदाद का 2/3 हिस्सा लड़कियों का होगा, बेटे की बेवा के लिए आठवां हिस्सा होगा और बकिया छठा हिस्सा उसके वालिदैन के लिए मुकर्रर है। अगर औलाद में सिर्फ एक लड़की हो तो जायदाद का निस्फ हिस्सा उस एक लड़की का होगा, बेटे की बेवा के लिए आठवां हिस्सा होगा और छठा हिस्सा उसके वालिदैन के लिए होगा। अगर बेटा रंडवा है और उसकी कोई औलाद नहीं है तो उसकी जायदाद उसके वालिदैन में तकसीम होगी। माँ के लिए जायदाद का 1/3 हिस्सा होगा और 2/3 हिस्सा बाप का होगा और अगर बेटे के बहन भाई भी हों तो उसकी जायदाद का माँ के लिए छठा हिस्सा है और बाकी हिस्सा उसके बाप का होगा। अब आते हैं कि बेटी की जायदाद में वालिदैन का कितना हिस्सा होगा। अगर बेटी की औलाद है तो वालिदैन का छठा हिस्सा होगा। अगर वालिदैन में सिर्फ माँ हो तो छठा हिस्सा माँ को मिलेगा और अगर सिर्फ बाप हो तो छठा हिस्सा बाप को जाएगा और इसी तरह अगर दोनों हयात होंगे तो जायदाद का छठा हिस्सा दोनों में बराबर तकसीम हो जाएगा। अगर बेटी की कोई औलाद नहीं है लेकिन उसका शौहर है तो शौहर के लिए जायदाद का निस्फ हिस्सा मुकर्रर है और जायदाद का निस्फ हिस्सा बेटी के वालिदैन की तरफ जाएगा। और अगर बेटी की औलाद में से सिर्फ लड़कियां हों, दो या दो से ज्यादा, तो जायदाद का 2/3 हिस्सा लड़कियों का होगा और इसी तरह बेटी के शौहर के लिए जायदाद का 1/4 हिस्सा है और बकिया उसके वालिदैन के लिए है। और अगर औलाद में सिर्फ एक लड़की हो तो जायदाद का निस्फ हिस्सा उस एक लड़की की तरफ जाएगा, बेटी के शौहर के लिए चौथाई हिस्सा और 1/6 हिस्सा उसके वालिदैन का होगा। अगर बेटी बेवा हो और उसकी कोई औलाद ना हो तो उसकी जायदाद उसके वालिदैन में तकसीम हो जाएगी, जिसमें माँ के लिए जायदाद का 1/3 हिस्सा मुकर्रर है और अगर बेटी के बहन भाई हो तो माँ को जायदाद का 1/6 हिस्सा जाएगा और बाकी जायदाद बाप को मिलेगी। कलाला क्या होता है? कलाला से मुराद ऐसे मर्द या औरतें जिनकी जायदाद का कोई वारिस ना हो, यानी कि जिनकी ना तो कोई औलाद हो और ना ही उनके कोई वालिदैन हो और ना ही उनके शौहर या बीवी हो। अगर साहिब जायदाद मर्द या औरत कलाला हो और उनके सगे बहन भाई भी ना हो और अगर उसका सिर्फ एक सुतेला भाई हो तो उसके लिए जायदाद का छठा हिस्सा है और इसी तरह अगर उसकी सिर्फ एक सुतेली बहन हो तो उसके लिए भी जायदाद का छठा हिस्सा मुकर्रर है और अगर उसके बहन भाई तादाद में ज्यादा हो तो वो सब के सब जायदाद के 1/3 हिस्सा में शरीक होंगे और उसकी बकिया जायदाद करीबी रिश्तेदारान जिनमें दादा दादी या नाना नानी अगर जिंदा हो या चाचा चाची, ताया, फूफी, खाला, मामू या उनकी औलादों में अगर कोई जरूरतमंद हो
तो जायदाद उनमें ऐसे तकसीम हो जाएगी जो किसी के लिए जरे रिसान ना हो। और इसी तरह अगर कलाला के अगर सगे बहन भाई मौजूद हों और वो कलाला मर्द या औरत फौत हो जाएं तो उसकी एक बहन के लिए जायदाद का निस्फ हिस्सा है और बकिया उसके करीबी रिश्तेदारों में मौजूद जरूरतमंदों में तकसीम होगा। और अगर उसकी सगी 2 बहनें हों तो जायदाद का 2/3 हिस्सा उन बहनों को जाएगा और बकिया हिस्सा करीबी रिश्तेदारों में मौजूद जरूरतमंदों में तकसीम होगा। और अगर कलाला का सिर्फ एक भाई हो तो उसकी सारी जायदाद का वारिस वो एक अकेला भाई होगा। और अगर बहन भाई मर्द या औरतें हों तो सारी जायदाद उन्हीं में तकसीम हो जाएगी। ये थे विरासत के कवानीन या इनहेरिटेंस लॉ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आती है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम।